जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपका ईयरली बुक है। ईयरली मतलब कि आपका पूरे एक साल का जो फ्रेंड्स है ये आपका करंट अफेयर्स है। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। डेली मैं आपको मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ। देखिए ये आपका सामान्य ज्ञान एवं वार्षिक सर्वेक्षण 2025-26 का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और रेलवे एग्जाम, सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसका पीडीएफ के लिए नीचे देकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो फ्रेंड्स इससे आप ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग ना चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ रहे थे, सुनिएगा ध्यान से। चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ रहे थे। चंद्रयान 3 में कुछ पॉइंट था, उसको आगे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। आपको पता है ना कि चंद्रयान 3 को जो, अगर हम बात करते हैं क्या, चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा था कब, तो 23 अगस्त, याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था कि ये पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था। और याद रखिएगा कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत का ये मतलब कि देश का पहला देश है जो कौन है, भारत है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट था, शिव शक्ति पॉइंट। देखिए शिव शक्ति पॉइंट की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के जिस हिस्से को छुआ था उसे मार्च 2024 के में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आधिकारिक तौर पर शिव शक्ति नाम दे दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लैंडिंग स्थल को 26 अगस्त 2023 को शिव शक्ति के नाम से पहचान दी थी, ध्यान रखिएगा। और इस घोषणा में लगभग 7 महीने बाद आईयू ने यह मंजूरी की कि चंद्रयान 3 अपने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मिशन था। और आईएयू की ओर शिव शक्ति पॉइंट को 19 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई। अब देखिए, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश। इसरो चंद्रयान 3 मिशन से के सफलतापूर्वक के बाद भारत चंद्रमा में अब तक अज्ञात रहे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश बन गया है। और इसके अलावा हमारे देश चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला शीर्ष 4 देशों में विशिष्ट वर्ग भी शामिल है, याद रखिएगा। देश में तो चौथा देश शामिल है, लेकिन अगर दक्षिण ध्रुव पर बात करें तो प्रथम देश है भारत। देखिए प्रज्ञान रोवर और चांद की सतह पर गड्ढा खोजना। देखिए भारत के चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर अपना सफल मिशन प्राप्त होने के बाद भी लगातार नई नई जानकारियां भेज रहा है। चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर मौजूद प्रज्ञान रोवर से वापस आए डेटा से अब एक प्राचीन क्रेटर गड्ढा की खोज की है। अब देखिए, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रज्ञान ने लैंडिंग स्थल के पास 1600 यानी कि 160 किलोमीटर चौड़े एक पुराने दबे गड्ढे के बारे में पता लगाया। अब देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन सैटेलाइट है, परियोजना है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्या कि यूरोपा क्लीवर मिशन, ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि यूरोपा क्लीपर मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का अध्ययन करना। याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के यूरोपा का अध्ययन करना। देखिए क्रू 9 मिशन, ये क्या है, इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी अंतरिक्षी यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाना। और इस मिशन के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रू 9 मिशन क्या है, तो इसको सुनीता विलियम्स और विल्मोरा को वापस लाना है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आगे आपका बीपी कोलंबो मिशन, देखिए 2026 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये तो क्वेश्चन आएगा कि वीपी कोलंबो मिशन जो है वह 2026 में किस की कक्षा में प्रवेश करेगा, तो बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा, कब, तो 2026 में। और देखिए यह एजेंसी और ये जो एजेंसी है ना, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का बुध ग्रह के लिए संयुक्त मिशन है। और इसका उद्देश्य है कि बुध के व्यापक अध्ययन करना, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है आपका कि चंद्रमा पर लाइट हाउस लूनर नोड 1। देखिए यह चंद्रमा पर लाइट हाउस के रूप में कार्य करेगी। यह नासा की चांद की सतह पर एक लाइट हाउस स्थापित करने की योजना है। देखिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंट सैटेलाइट, ये जुलाई 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए यह एक नासा का उन्नत मौसम उपग्रह है। तो क्वेश्चन आएगा कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट जो है क्या है, तो ये नासा के उन्नत क्या है, तो मौसम उपग्रह है, जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन परियोजना। देखिए हाइड्रोन परियोजना क्या है, तो ये जून 2024 में घोषणा की गई थी। 2027 से 29 तक के बीच में लॉन्च की जाने की घोषणा है। देखिए मैं आज वाले टेस्ट में आपको बताया था कि अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने का योजना है। देखिए चांग 6, ये चाइना का है, याद रखिए। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के चंद्र
जांच मिशन के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का एक उद्देश्य है, ठीक है ना। और याद रखिए, एकत्र नमूने को वापस लाया और मानव चंद्र अन्वेषण के इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला था। देखिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका है मिशन सैटेलाइट परियोजना, भारतीय अंतरिक्ष सैटेलाइट मिशन। अब देखिए भारतीय के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एकदम 100% बनेंगे, ठीक है। देखिए अगर देखिए प्रोबो 3 मिशन की बात करते हैं, देखिए इसका उद्देश्य है ना कि सूर्य के सतह का अध्ययन करना, मतलब सूर्य के सतह जो कोरोना है उसका अध्ययन करना है, प्रोबो मिशन 3 मिशन का। देखिए शक्ति सैट मिशन, यह एरोस्पेस स्टार्टअप का स्पेस किड्स इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया एक वैश्विक मिशन है और इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट, कल वाले टेस्ट में क्वेश्चन आया था। चंद्रयान 4 देखिए वर्ष 2040 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 4 को वर्ष 2040 में इसको लॉन्च करने की घोषणा मतलब योजना बनाई जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना और सुनिश्चित पृथ्वी का वापस लाना, ध्यान रखें, सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना, ये चंद्रयान 4 का मिशन है, ठीक है। और चंद्रयान 3 की बात करते हैं, प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हुआ था, लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2024 को। देखिए इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पास सॉफ्ट लैंडिंग करना था और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, याद रखिए कहां से लॉन्च किया गया, तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब देखिए चंद्रयान 2, ये प्रक्षेपण हुआ था 2019 में, किस रॉकेट से, ये इंपॉर्टेंट है, GSLV-M के 3rd रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि चंद्रयान 3 की तरह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन अंतरिक्ष चरण के दौरान क्या हो गया, संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 1 देखिए प्रक्षेपण 2008 में हुआ था, कौन सा यान से था, PSLV-C11 यान से। यह चंद्रमा के सतह पर पानी अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं को खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन था, तो चंद्रयान 1, इसको PSLV-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 2008 में, अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट है आपका देखिए कि ये इसको देख लेते हैं, ये देख लेते हैं TSAT-1A, ये देखिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स के जरिए प्रक्षेपित किया है। इसका उद्देश्य है कि रिजोल्यूशंस वाली उपग्रह तस्वीरें प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या, नेक्स्ट है आपका क्या है, इनसैट 3D5, देखिए ये प्रक्षेपण यान PSLV-C59 से इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में और ये एक मौसम उपग्रह था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इनसैट 3 जो है ये किस प्रकार का उपग्रह, तो एक मौसम उपग्रह, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV-C59 से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्री अवलोकनों को बढ़ावा देना। अगला है आदित्य L1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपण यान PSLV-C57 से, ठीक है ना, PSLV-C57 से इसको लॉन्च किया गया था और सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। देखिए एक्सपोसैट की बात करते हैं तो इसको जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपण यान PSLV-C58, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उद्देश्य है कि एक्सपोसैट खगोलीय स्रोतों, विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। नवंबर 2024 में अर्मेनिया अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 104वें सदस्य कौन शामिल है, तो अर्मेनिया ध्यान रखिएगा। 104वां देश कौन है, तो अर्मेनिया है। अर्मेनिया कैमा नंबर का देश है, तो 104वें नंबर का, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 टोटल देशों की संख्या कितनी, 104 है, ध्यान रखिएगा। देखिए नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा को सुधार करने और कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए एक अस्थायी संग्रहण के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, देखिए इसकी संकल्पना वर्ष 2015 में किया गया था, पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि COP21 का आयोजन कब किया गया था, तो पेरिस में, और कब, तो 2015 में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेंगे, यह भारत एवं फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है। देखिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन आता है कि एकमात्र जो आपका गठबंधन है, एक बार अंतर्राष्ट्रीय जो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत में, याद रखिए एकमात्र, ध्यान रखिएगा। जिसका सोलर यानी कि इसका हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका स्थापना 2015 में हुआ था। इसके फ्रेमवर्क समझौते में वर्ष 2020 के संशोधन के बाद अभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश अब इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। देखिए इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सौर में $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, कब तक, 2030 तक $1 ट्रिलियन
और प्रौद्योगिकी एवं वित्त पोषण लागत को कम करना है। अब देखिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, देखिए 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार की एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसका नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व रखा गया है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो क्वेश्चन आएगा कि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या, एक छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर लगा हुआ है और ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के मिलकर बनाया जाएगा। और यह बाघ, तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, भालू, चिंकारा और चीतल आदि जानवर इसमें पाए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ का चौथा है, ठीक है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व है। और याद रखिए वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के 3 टाइगर रिजर्व है। कौन, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सुनिएगा। अभी वर्तमान में 3 छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व। पहला आपका उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो क्वेश्चन आएगा कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्या है, तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। अगर पूछे क्या कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद असम का मानस टाइगर रिजर्व है, दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। सुनिएगा ध्यान से। अगर पहला की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर बात करते हैं दूसरा कौन है, तो असम का मानस टाइगर रिजर्व जो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर हम तीसरा की बात करें तो सुनिएगा ध्यान से। अगर तीसरा की बात करें तो गुरु घासीदास तमोर पिंगले टाइगर रिजर्व जो तीसरा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। आगे देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण भारत के इतिहास के परमाणु हथियार परीक्षणों के लिए अंकित है, ठीक है। और ये देखिए ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना राजस्थान का एक राजस्थान में पाया जाता है। और ये अक्टूबर 2024 में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पहले बस्टर्ड चूजे को जन्म के साथ गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नए जीवन के बीच में जुड़ा एक और मील का पत्थर पोखरण के इतिहास में दर्ज किया गया है। अब सुनिएगा कि जैसलमेर जिले के पूर्वी हिस्से में पोखरण के रामदेवरा कैपिटल ब्रीडिंग सेंटर के 3 वर्षीय नर बस्टर्ड सुदा को प्रयोग के लिए चुना गया था। और यह एक नकली पक्षी के साथ संभोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और उसके शुक्राणु और पश्चिमी जैसलमेर के लगभग 3 घंटे की दूरी पर स्थित सैम कैपिटल ब्रीडिंग सेंटर ले जाया गया ताकि वहां 5 वर्षीय मादा बस्टर्ड टोनी को गर्भवती किया जा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे देखते हैं क्या कि बस्टर्ड की गर्भधारण अवधि कुछ दिनों से लेकर यानी कि अधिकतम 6 सप्ताह तक होती है। देखिए सहायक प्रजनन के माध्यम से जन्मा यह पहला जीआईबी चूजा है। देखिए जीआईबी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। अनुमान है कि इसकी आबादी केवल 150 है। और याद ये क्वेश्चन आएगा कि इसकी आबादी कम से कम 150 है और ज़्यादातर राजस्थान के जंगलों में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है और यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारगाह परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात में तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का यह प्रजाति की कम संख्या पाई जाती है। देखिए विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र और CO2 में मेथनॉल संयंत्र 2024 में भारत के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने अपने 50वें स्थापना दिवस, क्वेश्चन आएगा कि एनटीपीसी ने अपने 50वें स्थापना दिवस कब मनाए थे, 2024 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कि अवसर पर विंध्याचल संयंत्र यानी कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में दुनिया के पहले CO2 कैप्चर संयंत्र और CO2 में मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में। अगला आपका कि इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का आवश्यकता जैसी वैश्विक चुनौती का समाधान करना। CO2 कैप्चर संयंत्र के बारे में। देखिए CO2 कैप्चर संयंत्र की बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लू गैसों के साथ सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया। CO2 ग्रीन हाउस गैस का एक प्रमुख स्रोत है। कैप्चर की गई CO2 को संग्रहित कर इसका विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकता है। इसमें मेथनॉल जैसे टिकाऊ ईंधन के रूपांतरण में भी शामिल है। देखिए पायरो क्यूमुलोनिम्बस, याद रखिएगा क्यूमुलोनिम्बस के बादल की बात करते हैं। देखिए हाल ही में कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा के जंगल में भीषण आग के कारण पायरो क्यूमुलोनिम्बस बादलों की आवृत्ति में वृद्धि की गई है। देखिए इसका मुख्य बिंदु है कि सामान्य जंगल में आग में इन बादलों का निर्माण नहीं होता। यह केवल तभी घटित होता है जब जंगल की आग अत्यधिक भीषण गर्म हो। उदाहरण के लिए ऐसा बादल 2019-20 में ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर के दौरान निर्मित हुए, जब उस समय वहाँ का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस था, तब ये हुआ था, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट पे भी पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब बादलों की आग से निकलने वाली तीव्र उष्मा आसपास की वायु को गर्म कर देती है तो वो वायु के वायुमंडल के ऊपर ही बढ़ती है और इन बादलों का निर्माण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि
ये बादल 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और अपने स्वयं को तूफान को तंत्र को विकसित कर सकते हैं। अब देखिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 अक्टूबर 2024 में वन्यजीवों की स्थिति के संदर्भ में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। तो याद रखिएगा 2 वर्षीय रिपोर्ट, ये 2 वर्ष में एक बार लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है और ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया था वन्यजीव की स्थिति के संदर्भ में विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से एक बनेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से 2020 के दौरान पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी में औसत आकार में 73% की गिरावट आई। तो क्वेश्चन बनेगा कितने वर्षों के बाद रिपोर्ट जारी होता है? 50 वर्षों के बाद 73% की गिरावट हुई थी 1970 से 2020 के दौरान। अब देखिए ये गिरावट 2022 की रिपोर्ट में 69% थी। वन्यजीव आबादी में सबसे तीव्र गिरावट लैटिन अमेरिका एवं कैरिबिया में हुआ था 95%, अफ्रीका में 76, सबसे ज़्यादा अमेरिका में, ध्यान रखिए, एशिया प्रशांत में 60%। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट के गिरावट में मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में 85% दर्ज की गई। इसके बाद स्थलीय परितंत्र में 69% और समुद्री परितंत्र में 56% की गिरावट की गई है। इस रिपोर्ट में अमेजन वर्षावन और प्रवाल भित्तियों जैसे कुछ सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र के खोने के भयावह परिणामों को चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में वन्यजीव आबादी के लिए एक अतिरिक्त खतरा बताया गया, जिसमें से औसतन 60% की गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए चीता परियोजना के 2 वर्ष, देखिए सितंबर 2024 में प्रोजेक्ट चीता को 2 वर्ष पूरे हो गए और विदित है कि सितंबर 2022 में चीता का पहला जत्था भारत में आया था। 2022 में पहला आया था, 2024 में 2 साल हो गया है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में भारत के चीतों को फिर से लाने, उनके प्रकृति आवास को बहाल करने और जंगली प्रजातियों को एक अस्थायी आबादी स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। उन क्षेत्रों में चीता को फिर से लाने पर केंद्रित है जहां पे सभी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं लेकिन विलुप्त होने के कगार पर है। अब देखिए ध्यान से कि भारत में चीता का पुनरुत्पादन के लिए कार्य योजना तहत साल 12 से 14 चीते लाना, हर एक साल 12 से 14 चीते लाना है। देखिए भारत में प्रोजेक्ट चीता, भारत सरकार ने लगभग 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीते को फिर से भारत में लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। यह इसे नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से कार्यान्वयन किया जा रहा है। दोनों देशों ने भारत के कूनो नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि किस नेशनल पार्क में, भारत के कूनो नेशनल पार्क छोड़ने के लिए चीते उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो क्वेश्चन आएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। चीता, भारत में चीता पुनरुत्पादन के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि इसका भूदृश्य इन बड़ी बिल्लियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करना है। देखिए अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता अवलोकन उद्देश्य भारत में चीतों का पुनः लाना, पहला बैच 2022 में जगह कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में इसको लाया गया था। स्रोत है केन्या, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, वर्तमान संख्या 24 चीतों का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आगे कि गुजरात के बुन्नी घास के मैदान में 500 हेक्टेयर की चीता प्रजनन केंद्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिए बुन्नी घास के मैदान कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला देखिए मौसमी घटना डाना, देखिएगा अक्टूबर 2024 में स्पेन में घातक बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई जबकि दर्जनों लोग मतलब कि लापता हो गए। फ्लैश फ्लड की घटना स्पेन के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक बाढ़ है और यह आपदा वर्ष 1967 के बाद से बाढ़ से संबंधित यूरोप की सबसे गंभीर त्रासदी बन गई है, जब पुर्तगाल से कम 500 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि फ्लैश फ्लड का मतलब कि कारण मूसलाधार वर्षा को माना जाता है और इसमें भारी वर्षा का मुख्य कारण है कि वार्षिक मौसमी परिघटना जिसे दाना के रूप में जाना जाता है। देखिए दाना स्पेनिश भाषा के वाक्यांश डिप्रेशन एस्लाडा इन निवेल्स अल्टोस का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है अत्यधिक ऊंचाई पर अपदाब में भिन्नता पाना। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका जो आज एक वीडियो था वो आपका पेज नंबर 91 से लेके फ्रेंड्स 91 से लेके 95 तक, ये 91 से लेके फ्रेंड्स देखिएगा 91 से लेके 95 तक, तो ये वीडियो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर प्लीज़ फर्स्ट टाइम अगर वीडियो को देख रहे होंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे पॉइंट हैं फ्रेंड्स। आपका होमवर्क सीरीज ना लगभग आपका ना 17 डे आपका 17 कल कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ आप उसे जाकर जरूर देखिए एक बार। देखिए फ्रेंड्स अगर आप उसको फर्स्ट टाइम नहीं देखे होंगे ना तो प्लीज़ आपके आने वाले जो बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और डेली आपको इवनिंग में आपको होमवर्क सीरीज अपलोड होता है और डेली मॉर्निंग में आपको जो है वो करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का अपलोड होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।